जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, तो बात करते हैं बिहार पुलिस एग्जाम जो हो रहा है उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, अभी साइंस का मास्टर वीडियो ये होने वाला है, क्योंकि अभी में जो भी साइंस से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उसके सारे टॉपिक आपको बताने वाले हैं कि आपका एक भी एग्जाम जिसका भी 27 जुलाई को होने वाला है, 30 जुलाई को होने वाला है, आगे जिनका भी एग्जाम होने वाला है ना, उनके लिए ये लाभदायक होगा। क्योंकि आपको टॉपिक बता देते हैं, साथ में साथ उसके जो भी क्वेश्चन होने वाला है वो बता देते हैं। तो दोस्तों, ये बायोलॉजी है जिसमें आपको देखना है कि सामान्य परिचय, उसके बारे में देखना है क्या है नहीं है। तो इस सब के बारे में बता दिए हम, प्रोटोजोआ के बारे में, कोशिका संरचना के बारे में, इस सभी के बारे में एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो दोस्तों, आप जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। इसके आगे का हम वीडियो बनाएंगे। देखिए, ये विषाणु के बारे में हो, जीवधारियों का वर्गीकरण हो, कोशिका विज्ञान हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, इस सभी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कोशिका विज्ञान है, आपको देख लेना है। वीविया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कोशिका है ना, कोशिका देख लेना है, उससे क्वेश्चन आता ही है। कोशिका है, जीव विज्ञान में कोशिका चैप्टर को इम्पोर्टेंट दीजिए। उसके बाद देखिए, कोशिका के जितना भी कोशिका अंग है, जैसे गोल्गी है, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गुणसूत्र, राइबोसोम, ये कोशिका विभाजन होता है, लवक, ये सभी देख के जाइए, इससे क्वेश्चन आता ही है, ठीक ना। यहाँ तक वीडियो हम बना दिए थे, ठीक है ना। उसके आगे आपको बताते हैं। देखिए, टॉपिक नंबर देखिए, राइबोसोम के बारे में बात करें तो राइबोसोम के बारे में है ना, कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस इतना जानना है क्या राइबोसोम में। ये सोचिए कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, और राइबोसोम का खोज जो है ना, पैलेट के द्वारा किया जाता है। राइबोसोम किसकी बनी होती है? आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक ना। चलिए, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S होता है। उसके बाद कोशिका विभाजन आपको बताए दिए थे, कोशिका विभाजन बताए थे। उसके बाद देखिए, जैव विकास के बारे में भी बता दिए थे, आनुवंशिकी के बारे में भी बता दिए थे हम, पिछले वीडियो में अब बता दिए हैं। आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो है ना, कवक कवक के बारे में भी बता दिए थे, लाइकेन के भी बारे में बता दिए हैं, ठीक ना। वो जाकर आप वो वीडियो देख लीजिए, सवाल के बारे में बता दिए हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले सभी के बारे में बता दिए हैं। प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम बात करेंगे आज। तो प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन आता है, ये भी उस वीडियो में बता दिए हैं, तो इसको भी छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। तो देखिए, पादप हार्मोन से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए, यहाँ से शुरू करेंगे हम। साइंस में जो बायोलॉजी का पहला टॉपिक जो है यहाँ पे, पादप हार्मोन्स। तो पादप हार्मोन से भी क्वेश्चन आ रहा है बिहार पुलिस एग्जाम में, तो इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, पादप हार्मोन्स में देखिए, ऑक्सीन, जिबरेलिन, एथिलीन, फ्लोरिजेन, साइटोकाइनिन, ये सभी क्या है? पादप हार्मोन। ऑप्शन में दे देता है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है। अगर आपको ये सारे मालूम है तो आप ऑप्शन के मुताबिक आंसर ढूंढ सकते हैं, ठीक ना। इनमें क्या है? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन कौन है? तो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन जो है, ऑक्सीन है, जिबरेलिन है और साइटोकाइनिन है, ठीक। अब वृद्धि निरोधक कौन सा है? मतलब वृद्धि जो पादों में वृद्धि करता है, किस हार्मोन्स के कारण? पादो हार्मोन्स के कारण। ऑक्सीन है, जिबरेलिन है और साइटोकाइनिन है। लेकिन वृद्धि निरोधक कौन है? वृद्धि रोकता कौन है? एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन रोकता है, ठीक ना। उसको देखिए, खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन, मतलब सबसे पहले कौन सा पादप हार्मोन को खोजा गया था? तो ऑक्सीन था। कौन था? ऑक्सीन था। उसके बाद ऑक्सीन की खोज डार्विन करता है, 1880 ईस्वी में करता है, ठीक ना। पादप हार्मोन के बारे में देख लिए। उसके बाद देखिए, थोड़ा बहुत और कुछ भी पादप हार्मोन के बारे में बातें करते हैं। देखिए है, तो देखिए, खरपतवार जो है ना, खरपतवार नष्ट करने में होता है, ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। मतलब खरपतवार जो पतवार हो जाता है, उसको नष्ट करने में कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीजन। 2 और 4D क्या है? 2 और 4D, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 2 4D क्या है? देखिए, खर एक खरपतवार नाशी है। क्या है? खरपतवार नाशी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है, तो गैसीय रूप में पाया जाने वाले हार्मोन है एथिलीन है। क्या है? एथिलीन है। और इसकी खोज जो है ना, एथिलीन खोज बर्ग के द्वारा किया गया 1962 ईस्वी में। अब देखिए, पुष्पों की संख्या के वृद्धि में सहायक कौन सा हार्मोन होता है? मतलब पुष्पों की संख्या में वृद्धि के लिए एथिलीन हार्मोन है। अब बोनेपन जो पौधा होता है ना, बोने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो बोने पौधे को लंबा करने में जिबरेलिन हार्मोन सहायक होता है। और जिबरेलिन खोज कौन करता है? कारोसावा करते हैं 1926 ईस्वी में। उसके बाद देखिए, इसमें और ये इतना जान ले कि जो फल होता है ना, फल, तो फल
को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए कौन सा पादप हार्मोन होता है? इथिलीन होता है। क्या होता है? इथिलीन, ठीक ना। और कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन, ठीक ना। इसी को कार्बेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बेट बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, पादप रोग के उससे क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है, इसको नहीं देखेंगे क्योंकि जो अभी आ रहा है क्वेश्चन उसी पे बातें करेंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब कुछ बातें इंपॉर्टेंट बातें हैं जो वनस्पति विज्ञान से महत्वपूर्ण फैक्ट है ना, उससे भी क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, तो देख लीजिए ये क्वेश्चन क्या है। देखिए तो क्या है, इससे भी क्वेश्चन बहुत आ रहा है, तो आप इसको देख के जाइए। देखिए क्या है, तो लौंग है ना, लौंग किससे प्राप्त किया जाता है? तो लौंग पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। दरोगा का भी क्वेश्चन बहुत वाइटल क्वेश्चन होता है ये। देखिए और CSBC है ना, इसके लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। लौंग किससे प्राप्त किया जाता है? पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। और हींग है ना, हींग किससे प्राप्त किया जाता है? तो पौधों की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। हींग किससे प्राप्त किया जाता है? पौधों की जड़ों से। कॉर्क जो होता है ना, कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो ऑक के बीज की छाल से होता है। एक बीज का नाम ऑक, उसके छाल से प्राप्त होता है कॉर्क, ठीक ना। हीरोइन किससे प्राप्त होता है? तो हीरोइन है ना, अफीम के पोस्ता से प्राप्त होता है। देखिए हीरोइन किससे प्राप्त होता है? अफीम के पोस्ता से प्राप्त होता है, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसी का हम इंपॉर्टेंट फैक्ट में जो है ना, देखिए जो अफीम पोस्ता होता है ना, अफीम पोस्ता किससे प्राप्त होता है? अर्थ पके फल से होता है। जो अफीम पोस्ता प्राप्त होता है अर्थ पके फल से होता है। और इसका वनस्पतिक नाम बोले तो पेपेवर सोमनिफेरर है, ठीक ना। मॉर्फिम है ना, देखिए क्वेश्चन आता है, मॉर्फिम किससे प्राप्त होता है? अफीम के पौधे से। मॉर्फिम किससे प्राप्त होता है? अफीम के पौधे से। अब देखिए तंबाकू है ना, तंबाकू में एक पदार्थ पाया जाता है, विषैला पदार्थ। कौन सा विषैला पदार्थ? निकोटीन। तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है विषैला में? निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन किससे प्राप्त होता है? तो निकोटीन तंबाकू की पत्तियों से पाया जाता है, मतलब प्राप्त होता है। अब देखिए कॉफी में भी एक देखिए उत्सर्जित पदार्थ पाया जाता है। तो कॉफी में जो उत्सर्जित पदार्थ है वो क्या है? कैफीन है। क्या है? कैफीन है। याद रखिए, चाय में निकोटीन हो गया, कॉफी में कैफीन हो गया, याद रखिए। तो कैफीन किससे प्राप्त किया जाता है? कॉफी के बीजों से। देखिए निकोटीन बोले तो तंबाकू के पत्तों से, और कैफीन बोले तो कॉफी के बीजों से। चाय में जो उत्सर्जित पदार्थ होता है थीन होता है। क्या होता है? थीन होता है। थीन या टैनिन प्राप्त होता है चाय की पत्तियों से। याद रखिए, सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। थीन या टैनिन किससे प्राप्त होता है? चाय की पत्तियों से प्राप्त होता है। अब देखिए तारपील का जो तेल होता है ना, तो किससे प्राप्त किया जाता है? तारपील का तेल चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। सबसे छोटा गुणसूत्र किसका होता है? शैवाल में होता है, ओवरऑल की बात करें तो। और सबसे लंबा गुणसूत्र किसका होता है? टाइलियम से होता है, ठीक ना। चलिए इससे क्वेश्चन जो अभी एग्जाम में आ रहा है वही सब देखेंगे, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है आपको उतना पढ़ने के लिए, इसलिए चलिए अब जंतु विज्ञान से क्वेश्चन आता ही है। तो जंतु विज्ञान से क्वेश्चन आता है तो इसके बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। देखिए तो जंतु विज्ञान से क्वेश्चन जो आता है ना, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या है, तो जंतु विज्ञान में क्या आता है? जंतु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। पुराने जगत में जो सबसे बड़ा संघ होता है ना, कौन सा होता है? अर्थोपोडा होता है। कौन सा होता है? अर्थोपोडा होता है। अर्थोपोडा संघ के जीव में आता है तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, झींगा, मछली, ये सभी अर्थोपोडा ग्रुप में आते हैं। कॉकरोच के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो कॉकरोच के हृदय में 13 कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं? कॉकरोच के हृदय में 13 कोष्ठक। कीटों में प्यार की संख्या कितनी है? कीट में प्यार होते हैं 6, मतलब 3 जोड़ी होती है, ठीक ना। देखिए आगे क्वेश्चन है, जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ कौन सा है? जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ है मोलस्का, ठीक है। मोलस्का में कौन सा आता है? ऑक्टोपस आता है, घोंघा आता है, ये सब मोलस्का का समूह का है, ठीक ना। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सबसे अभी इतना टाइम नहीं है, आपको ये सब देखना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको देख लेते हैं ना। देखिए यहाँ पे देखिए मेढक में जो हृदय होते हैं ना, मेढक में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मेढक के हृदय में कोष्ठक होते हैं 3 कोष्ठक। और पक्षियों में कितने होते हैं? 4। और मनुष्यों में बात करें तो मनुष्यों में भी 4 होता है। एंटोमोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। चलिए सबसे छोटा पक्षी की बात करें तो हमिंग बर्ड है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा स्तनधारी की बात की तो
ब्लू या नीला व्हेल बोलते हैं, सबसे बड़ा स्तनधारी है। सबसे छोटा में छछूंदर है, छछूंदर जिसको बोलते हैं ना। सबसे लंबा स्तनधारी में जिराफ हो जाएगा। डॉल्फिन किस वर्ग का है, तो डॉल्फिन स्तनीय वर्ग में आता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी है, मतलब स्तनधारी में जो अंडा देता है वो कौन है, डकबिल प्लेटिपस, डकबिल प्लेटिपस है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा जंतु जो स्थलीय जंतु होता है अफ्रीकी हाथी होती है। कौन सा होता है, अफ्रीकी हाथी होती है। सरीसृप वर्ग के जीव जो आते हैं छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, सांप, ये सब आते हैं। ये सभी देख लीजिए, मतलब और घोंसला बनाने वाला जो एकमात्र सांप होता है नागराज होता है, किंग कोबरा जिसको बोलते हैं, घोंसला बनाता है ये सांप। मगरमच्छ पे कितने कोष्ठक होते हैं हृदय में, 4 कोष्ठक होते हैं। हम आपको टॉपिक बता दे रहे हैं, आप उससे देख के जाइएगा। देखिए जंतु उत्तक के बारे में भी देख लीजिएगा, ठीक है ना, जंतु उत्तक के बारे में देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। तो चलिए एक नजर घुमा देते हैं सवालों पे। तो देखिए जंतु उत्तक में है ना क्या होता है, उत्तकों का अध्ययन जो है ना हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और शरीर में जो उत्तक निर्माण होता है किससे होता है, प्रोटीन से होता है। उत्तक निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है, ठीक। देखिए संयुक्त उत्तक में पाए जाने वाले जो तंतु होते हैं संयुक्त उत्तक में, वो एक है टेंडन, एक है लिगामेंट। लिगामेंट के स्नायु बोलते हैं, स्नायु, ठीक है। तो संयुक्त उत्तक में 2 है, टेंडन और लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट से क्वेश्चन आता है कैसा, देखिए जो देखिए मांसपेशी और अस्थि को जो जोड़ता है ना, मांसपेशी और हड्डियों को जो जोड़ता है ना, वो किसके द्वारा जोड़ा होता है, ये टेंडन के द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा, टेंडन के द्वारा। मांसपेशी और हड्डियों को किसके द्वारा जोड़ा जाता है, टेंडन के द्वारा। और अस्थियों को किससे जोड़ता है, लिगामेंट। मतलब बोन टू बोन किससे जुड़ता है, लिगामेंट के द्वारा। और मसल टू बोन किससे जुड़ता है, टेंडन के द्वारा जुड़ता है। याद रखिए मांसपेशी को अस्थियों से कौन जोड़ता है, टेंडन। और हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है, ठीक है। देखिए चेतना उत्तक का अलग है तंत्रिका उत्तक। चेतना उत्तक में किसे कहते हैं, तंत्रिका उत्तक को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 न्यूरॉन के बीच जो खाली जगह होता है, ये क्वेश्चन आता है, 2 न्यूरॉन के बीच खाली जगह को साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। तो 2 न्यूरॉन के बीच के खाली जगह क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त से संबंधित क्वेश्चन आया था बिहार पुलिस में 23 जुलाई में, तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो इसे बता दिए वीडियो में, लेकिन देखिए तो मानव रक्त होता है एक तरल संयोजी उत्तक होता है। और जो रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। एक स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है, यानी कि उसके भार का जो होता है 7% होना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए जो महिलाओं में पुरुष की तुलना में रक्त कितना कम होता है, 1.5 लीटर। मतलब पुरुषों की तुलना में महिला में 1.5 लीटर कम होता है। रक्त का काम है शरीर के ताप का नियंत्रण और शरीर को रोगों से रक्षा करना, रक्त का काम है। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है, लोहा। रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है, लोहा पाया जाता है रक्त में। रक्त को कितने डिग्री सुरक्षित रखा जाता है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। रक्त को कितने डिग्री सुरक्षित रखा जा सकता है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। उसके बाद देखिए रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। और हीमोग्लोबिन में जो लोह युक्त होता है हीमेटिन होता है। हीमोग्लोबिन कौन होता है, हीमेटिन होता है। हीमोग्लोबिन पाए वाला तत्व जो होता है लोहा होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हमारे शरीर में पूरे ऑक्सीजन को कौन पहुंचता है, हीमोग्लोबिन पहुंचाता है, ठीक है। चलिए आप रक्त प्लाज्मा से भी क्वेश्चन आता है तो देख लीजिए। ऐसे तो हम बताए हैं पहले पिछले वीडियो में। चलिए रुधिर का तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रुधिर का तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाता है। रक्त प्लाज्मा में रंगहीन होते हैं। और रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, 55% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जल कितना होता है, 90% जल होता है। उसके बाद देख लीजिए पचे हुए भोजन का संवहन कौन करता है, प्लाज्मा करता है। पचे हुए भोजन का संवहन कौन करता है, प्लाज्मा करता है। उसके बाद देख लीजिए फाइब्रिनोजेन और एल्बुमिन क्या है, एक प्लाज्मा प्रोटीन है। फाइब्रिनोजेन और एल्बुमिन क्या है, एक प्लाज्मा प्रोटीन है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन, मतलब रक्त जो थक्का बनता है ना उसमें कौन सा प्रोटीन सहायक होता है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन सहायक होता है। अब विटामिन आपसे पूछे तो विटामिन के सहायक होता है। कौन सा, विटामिन के। रक्त के थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो के। और प्रोटीन पूछे तो फाइब्रिनोजेन, प्रोटीन पूछे तो फाइब्रिनोजेन, ठीक है। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल देने पर जो शेष प्लाज्मा बचता है ना उसे सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। प्लाज्मा में से क्या आता है, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल देते हैं तो शेष प्लाज्मा को क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। अब देखिए एंटीबॉडी एक प्रोटीन होता है और एंटीबॉडी प्लाज्मा में ही पाया जाता है, याद रखिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बताया है कि
फाइब्रिनोजन और विटामिन के कारण रक्त थक्का बनता है। तो शरीर के अंदर रक्त क्यों नहीं जमता है? तो शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकता है कौन सा? तो हेपेरिन नामक प्रोटीन। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन सा रोकता है? हेपेरिन नामक प्रोटीन रखता है। उसके बाद देखिए रक्त कणिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो रक्त कणिका 3 भागों में बांटा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको रक्त विमानु बोलते हैं। तो इससे क्वेश्चन बिहार पुलिस में भर भर के आ रहा है अभी, तो इसके बारे में देख लेते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो देखिए आरबीसी जो होता है ना रक्त लाल रक्त कण, इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में। तो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी इसी को रेड ब्लड सेल बोलते हैं या लाल रक्त कण बोलते हैं। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, लिम्फ नोड में होता है, लकीर पिलिया में होता है। ये याद रखिए, जो ऑप्शन है वो रख दीजिए। और श्वेत रक्त मतलब डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्त कण को लिकोसाइट बोलते हैं। श्वेत रक्त कण को क्या बोलते हैं? लिकोसाइट बोलते हैं। उसके बाद देख लीजिए, आपको रिवीजन करना है, रिवीजन के उद्देश्य से हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक ना। आपको डायरेक्ट देख देकर जाना है केवल। लाल रक्त कण को कहते हैं इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। सबसे बड़ा श्वेत कण होता है मोनोसाइट होते हैं। सबसे बड़ा श्वेत कण कहता है मोनोसाइट होते हैं। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कण का मुख्य कार्य कहता है शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना, ठीक ना। श्वेत रक्त कण के यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। आरबीसी का है ऑक्सीजन को पहुंचाना, डब्ल्यूबीसी का है रोगों के संक्रमण से बचाना। ओके, चलिए आपको बता दिए थे कि जो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी जो होता है प्लाज्मा में पाया जाता है और एंटीजन होता है आरबीसी में पाया जाता है। एंटीजन किसमें पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। आरबीसी की संख्या किससे मापी जाती है? तो आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। देखिए आरबीसी अगर बन रहा है अस्थि मज्जा में बन रहा है तो उसका मृत्यु भी होगा। तो मृत्यु होता है उसके कब्र का किसे बोला जाता है? प्लीहा को। इसको एस्पिलिन भी बोलते हैं, एस्पिलिन या तिली भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और ब्लड बैंक किसे बोलते हैं? तो ब्लड बैंक प्लीहा को ही बोलते हैं। ब्लड बैंक किसे बोलते हैं? प्लीहा को बोलते हैं, ठीक है। ब्लड बैंक किसे बोलते हैं? प्लीहा को बोलते हैं। उसके बाद देख लीजिए रक्त में थक्का बनने में सहायक जो होता है प्लेटलेट्स होता है, और प्रोटीन बोले तो फाइब्रिनोजन है, विटामिन से बोले तो विटामिन के है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 3 से 5 दिन होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है, मृत्यु भी इसका प्लीहा में होता है। खून थक्का नहीं जमता है किस रोग में? मतलब एक बीमारी है यानी कि रोग है, उस रोग में क्या होता है? खून का थक्का नहीं जमता है। तो किस रोग में? हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त थक्का बनाने में कौन सा विटामिन होता है? आपको बता देखिए, चलिए उसके बाद देख लीजिए ब्लड से संबंधित क्वेश्चन इसमें से आपको आने वाला एग्जाम में पूछेगा। ये देखिए जो लाल रक्तदानु नहीं बनते किस रोग में होता है? थैलेसीमिया रोग में आरबीसी नहीं बनता है, ठीक ना। रक्त में डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में उपस्थित का क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया। जब रक्त में डब्ल्यूबीसी ज्यादा मात्रा में हो जाता है उसी को ल्यूकेमिया बोलते हैं, ठीक है। चलिए अभी तक ब्लड आपको ये बताते कि रक्त समूह 4 होते हैं, ठीक। कितना होता है रक्त समूह? 4 होते हैं। रक्त समूह कितने होते हैं? 4 होते हैं, ए बी ओ। तो इसके रक्त समूह की खोज करना कार्ल लेन स्टीनर है, ठीक है। और इसके लिए इसको 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अगर आपसे ये पूछे कि सबसे सर्वदाता रक्त समूह कौन है? तो सर्वदाता रक्त समूह ओ है। ओ में भी पूछे तो ओ नेगेटिव है, ठीक है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी है। वो सबको रक्त दे सकता है, वो नेगेटिव सभी को रक्त दे सकता है। और ए बी जो नेगेटिव है ना सबसे ले सकता है, याद रखिए। उसके बाद देखिए आरएस फैक्टर रक्त से संबंधित है। आरएस फैक्टर की खोज लेन स्टीनर और विनर के द्वारा किया जाता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी करता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी करता है। उसके बाद देख लीजिए जो किडनी है ना प्रति मीटर औसतन रक्त कितना प्रवाह करता है? 1200 सीसी रक्त को सप्लाई करता है। रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाता है। रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है, याद रखिए। उसके बाद देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र से क्वेश्चन आ रहा है, तो इससे क्वेश्चन आ रहा है। देखिए रक्त से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बन रहा है आपको देख के जाइए। देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है ना विलियम्स हार्वे के द्वारा 1628 ईस्वी में किया जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम्स हार्वे के द्वारा 1628 ईस्वी में किया जाता है। और जो रक्त सही में रक्त परिसंचरण है ना किसके द्वारा होता है? हृदय के द्वारा करता है। पंपिंग का कार्य कौन करता है? हृदय करता है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा होता है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा होता है। और देखिए
ये जो मनुष्य का औसत रक्तदाब तो होता है ना 120 से 80 होता है, 120/80 होता है। ऊपर वाला सिस्टोलिक, नीचे वाला डायस्टोलिक कहलाता है। ऊपर वाला सिस्टोलिक, नीचे वाला डायस्टोलिक कहलाता है। ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बीपी रक्त समूह यानी बीपी इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। रक्तदाब यानी कितना होता है, ऊपर वाला 120 होता है, नीचे वाला 80, सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है। रक्तदाब मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? एस्फेग्नोमैनोमीटर। रक्तदाब मापने के लिए कौन सा यंत्र? एस्फेग्नोमैनोमीटर। तो रक्त चाप को नियंत्रित कौन करता है? एड्रेनलिन ग्रंथि नियंत्रित करता है। बीपी को नियंत्रित कौन करता है? एड्रेनलिन ग्रंथि, ठीक है। व्यक्ति की वृद्धि होने पर बीपी क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। जब आदमी वृद्ध होते हैं तो उसका बीपी क्या होता है? बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति की इस्कीमिया कहलाती है, मतलब खून की जो कमी होती है उसकी क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहती है। चलिए, पाचन तंत्र से क्वेश्चन भी आता है, पाचन तंत्र से भी क्वेश्चन है। देखिए, देख लीजिए, बायोलॉजी जितना भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन रहा है वो देखते जाइए आप। देखिए, मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। कहां से पाचन शुरू होता है? मुख से होता है। मुख को गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटे आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटे आंत में। जो आंत की लंबाई होती है कितनी होती है? 22 फीट होती है। आंत की लंबाई कितनी होती है? 22 फीट होती है। उसके बाद देख लीजिए, भोजन पचाने में सहायक होता है कौन सा? एंजाइम्स होता है। भोजन किसके द्वारा पचता है? तो एंजाइम्स के द्वारा पचता है। जैसे अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है? अमाशय से जठर निकलते हैं, पेप्सिन निकलते हैं और रेनिन निकलते हैं। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन होता है और रेनिन होते हैं, ठीक है। प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू हो जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में होता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है पेप्सिन है। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? जो पेप्सिन है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला, मतलब दूध जो हम खाते हैं उसको पचाने वाला कौन सा एंजाइम है? रेनिन। दूध को कौन पचाता है? रेनिन। याद रखिए, दूध को कौन पचाता है? रेनिन पचाता है। उसके बाद देख लीजिए, मनुष्य का आहार नाल की औसत लंबाई 8 से 10 मीटर यानी कि 30 फीट है। आहार नाल की औसत लंबाई कितनी है? 8 से 10 मीटर यानी 30 फीट है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन अंतिम उत्पाद क्या बनते हैं? जब स्टार्च का पाचन हो जाए तो उसको अंतिम उत्पाद को माल्टोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माल्टोज बोलते हैं। देखिए, एंजाइम से भी क्वेश्चन आता है तो ये भी देख लीजिए। बायोलॉजी के जितना भी टॉपिक है ना वो सभी को आप देखिए, टॉपिक बाय टॉपिक आपको बता रहे हैं। इससे क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, क्योंकि साइंस में बायोलॉजी की ज्यादा जो होता है वेटेज रहता है। क्वेश्चन आता है एंजाइम्स क्या होता है? प्रोटीन होता है। एंजाइम्स क्या होता है? प्रोटीन होता है। एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होता है। एंजाइम्स की रचना जो होता है ना किससे होता है? अमीनो अम्ल से होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए कौन सा पदार्थ होता है? तो एंजाइम्स होता है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, जाइमेज, लाइपेज, सब एंजाइम्स है। क्या है? एंजाइम्स है। उसके बाद देख लीजिए, प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड एवं अमीनो अम्ल कौन परिवर्तित करता है? प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में कौन सा? ट्रिप्सिन परिवर्तित करता है। प्रोटीनों के पाचन में कौन सा सहायक होता है? ट्रिप्सिन। प्रोटीन के पाचन कौन सा सहायक होता है? ट्रिप्सिन होता है। स्टार्च को शर्करा में कौन बदलता है? एमाइलेज। स्टार्च को शर्करा में कौन बदलता है? एमाइलेज बदलता है। वसा को ग्लिसरीन में कौन बदलता है? वसा ग्लिसरीन में लाइपेज बदलता है। वसा को ग्लिसरीन में कौन बदलता है? लाइपेज बदलता है। ग्लूकोज को एथेनॉल में कौन बदलता है? तो ग्लूकोज को एथेनॉल में जाइमेज बदलता है। कौन बदलता है? जाइमेज बदलता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्वेश्चन पूछता है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायरिन पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायरिन पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम? टायरिन एंजाइम। उसके बाद स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है? स्टार्च को माल्टोज में जो है ना टायरिन बदलता है। लार सहयोग करता है स्टार्च के पाचन में। लार क्या करता है? स्टार्च जो बनता है उसको पाचन करता है। देखिए, अब मानव शरीर से जो भी क्वेश्चन बनने वाला वो देख ले जाते हैं। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन क्यों आ रहा है? बिहार पुलिस में सबसे क्वेश्चन आ रहा है, आप देख के जाइए। रिवीजन के उद्देश्य से वीडियो बना रहे हैं, आप फटाफट देखते जाइए, लास्ट तक देखिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है ना त्वचा। ये क्वेश्चन देखिए 23 तारीख वाले एग्जाम में पूछ लिया है। तो अगर आप हमारे इससे पहले वीडियो में बता दिए, अगर देख के जाते तो 1 नंबर आपको मिल जाते। चलिए, जिसका भी एग्जाम है पूरा वीडियो देखते जाइए, एग्जाम में सहूलियत आपको मिलेगा। देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। त्वचा का रंग जो है किस पे निर्भर करता है? मेलानिन पे। जिसके शरीर मेलानिन की संख्या ज्यादा होगा, ठीक है, वो काला होगा। जिसके काला होता है, जिसके शरीर मेलानिन की संख्या मतलब कम होगा वो गोरा होता है। चलिए, त्वचा के ऊपरी सतह क्या कहलाता है? एपिडर्मिस कहलाता है। त्वचा के ऊपरी सतह क्या कहलाता है? एपिडर्मिस कहलाता है। मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। ये सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, इसी को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी के नाम बोले तो फीमर, जांग में होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है? फीमर, जांग में होती है। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, जो कान में होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपिज, जो कान में होती है। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो जबड़े की हड्डी होती है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है? जबड़े की हड्डी होती है मानव शरीर में। देखिए मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? मानव हड्डियों में सबसे ज्यादा क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। मानव हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कान में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 6 होते हैं। शरीर में हड्डियों की संख्या बोले तो 29 होता है। कितना होता है? 29 होता है। अब मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206, बच्चों में बोले तो 300। ये भी याद रखिए। ठीक है, मानव शरीर का कठोरतम भाग बोले तो दांत के जो ऊपरी शिखर होते हैं एनामेल, वो सबसे कठोर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अस्टियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्टियों का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। अस्टियों का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होता है और बच्चों में हड्डियों की संख्या 300 होता है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 28 होता है, इसे 29 याद रखिए। मनुष्य पसलियों की कुल संख्या कितने? पसली 12 जोड़ी होती है। पसली कितने? 12 जोड़ी। केसुरटन जो होता है रेडिकेटिव होते 33 होते हैं। ठीक है, 33 जोड़ी। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। 639 है। ठीक है, ये भी संख्या से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, जो उपस्थिति पाई जाती है नाक। नाक में हड्डी ना, वो क्या उपस्थिति है? यानी कार्टिलेज है। नाक में हड्डी, देखिए हड्डी जैसा है लेकिन कार्टिलेज है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी है? 65 से 80% तक मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, इसी को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है एनामेल। दांत के ऊपरी जो परत होता है उसी को एनामेल बोलते हैं, सबसे कठोर परत है। हड्डी बोले तो जबड़े की हड्डी सबसे कठोर हड्डी होती है। उसके बाद देखिए, टिबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ होती है? टांग में। मानव शरीर के वो अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सबसे अधिक होती है उंगली में होती है हड्डियों सबसे ज्यादा। शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? देखिए मानव शरीर का तापमान जो होता है फ़ारेनहाइट में अगर पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस में पूछे 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन। क्या होता है? 310 केल्विन, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में केसुरु मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? केसुरु या मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। ठीक है, 31 जोड़ी। मनुष्य में श्वसन दर कितना होता है? 1 मिनट में 16 से 18 बार हो सकता है। शिशुओं में 44 बार हो सकता है। उसके बाद पैर में हड्डियों कुल संख्या 7 होते हैं। हाथ में भी हड्डियों कुल संख्या 7 होते हैं। तुमने मिला के 120 हड्डी होती है हाथ पैर मिला के। ठीक है, बाल और नाखून की रचना किससे होते हैं? बाल और नाखून की रचना होते हैं केराटिन और प्रोटीन से होते हैं। बाल नाखून की रचना केराटिन और प्रोटीन से होती है। उसके बाद देखिए, फटाफट रिवीजन आपको चल रहा है, जुड़ जाइए आप सभी। ठीक है, मनुष्य में दांत जो पाए जाते हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, सबको पता है। जीवन काल में कितने दांत 2 बार टूटते हैं? 20। इसी को दूधवा दांत भी बोलते हैं, मिल्की टीथ बोलते हैं, मिल्की टीथ बोलते हैं। ठीक है, दांत और हड्डियों के निर्माण में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो कैल्शियम फास्फोरेट दांत और हड्डियों के निर्माण में सबसे ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यकृत। यकृत से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो यकृत, इसी को लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। यकृत को क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर। यकृत का वजन होता है 1.5 से 2 kg के आसपास इसका वजन होता है। जो पित्त होता है, पित्त अस्त्रावित किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा। पित्त किसके द्वारा अस्त्रावित होता है? यकृत के द्वारा। और जमा कहाँ होता है? जो पित्ताशय में जाकर जमा होता है। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। अगर आपसे पूछे कि निकलता है, यानी अस्त्रावित कहाँ से होता है? पित्त, तो यकृत से होता है। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में, यानी गोल ब्लैडर में जाकर पित्त जमा होता है। चलिए, पित्त जो होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। इसका pH मान 7.7 होता है। कहीं कहीं महिलाओं में गोल ब्लैडर में, यानी पित्त की थैली में क्या होता है? पतली हो जाती है। ये पित्ताशय है ना, पित्त की थैली में, उसे गोल ब्लैडर, इसी में पतली हो जाती है। तो महिलाओं सभी को पूरे गोल ब्लैडर काट को निकाल ही दिया जाता है। ठीक है, यकृत लीवर में भविष्य के कौन सा विटामिन संचित होता है? जो विटामिन है जो है ना, यकृत में कौन सा विटामिन संचित होता है? भंडारित रहता है, विटामिन ए रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियमित करता है? ग्लूकोज की मात्रा यकृत करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियमित करता है? यकृत करता है। देखिए, फाइब्रिनोजन और हिपेरिन और प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? यकृत। जो फाइब्रिनोजन और हिपेरिन प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनता है किसके द्वारा होता है? यकृत। हिपेरिन शरीर के अंदर खून को जमने से रोकता है, और फाइब्रिनोजन रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है। ठीक है, याद रखिए, ये दोनों यकृत से उत्पन्न होते हैं। उसके बाद देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त को जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन। और रक्त को थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन। आरबीसी को नष्ट कौन करता है? यकृत। मतलब मृत आरबीसी को नष्ट कौन करता है? यकृत। अब मरता है क्या? आरबीसी पीलिया में जाके मरता है। पीलिया में जाके क्या होता है? आरबीसी मरता है। ठीक है, आरबीसी कब्र का पीलिया को कहा जाता है। अब बनता क्या है? आरबीसी अस्थि-मज्जा बनता है। देखिए, ब्लड बैंक किसे बोलते हैं? पीलिया को बोलते हैं। ब्लड बैंक पीलिया को बोलते हैं। शरीर के ताप को बनाए रखने में कौन सा मदद करता है? यकृत करता है। शरीर के ताप बनाए रखने में यकृत मदद करता है।
उसके बाद क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन के अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कौन करता है, यकृत करता है। मतलब सबसे ज्यादा अगर प्रोटीन हो गया उसको कार्बोहाइड्रेट में कौन परिवर्तित कर देगा, यकृत कर देगा। अग्नाशय से क्वेश्चन देखिए, अग्नाशय से तो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है अग्नाशय है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं। ट्रिप्सिन हार्मोन जो है ना किसके द्वारा निकलता है, अग्नाशय के द्वारा निकलता है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन स्रावित किसके द्वारा है, इंसुलिन हार्मोन जो है ना, इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के द्वारा निकलता है। और इंसुलिन जो है ना प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन्स है। इंसुलिन में कौन सा धातु होता है, या आपसे पूछ सकते, इंसुलिन में कौन सा धातु होता है, जस्ता होता है। कौन सा धातु होता है, इंसुलिन में जस्ता होता है। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है, तो डहेलिया के जड़ों से प्राप्त होता है इंसुलिन। और मधुमेह रोग क्या होता है, इंसुलिन की कमी के कारण होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन की खोज कौन करता है, बेटिंग और बेस्ट करता है। इंसुलिन खोज कौन करता है, बेटिंग और बेस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन किस दिया था, इंसुलिन के इंजेक्शन किसको दिया गया था, तो देखिए वो है 1922 में लियोनार्ड थॉमसन को कनाडा में दिया गया था सबसे पहले इंसुलिन के इंजेक्शन। इंसुलिन कमी से मधुमेह रोग होता है, या देखिए रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है, मधुमेह या डायबिटीज कहलाता है। ठीक है, इसी को शुगर भी बोलते हैं। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने क्या कहलाता है, मधुमेह, डायबिटीज या शुगर। रक्त में ग्लूकोज स्तर कौन किस में व्यक्त किया जाता है, ग्लूकोज स्तर में मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्सर्जित करता है, तो सिक्रेटिन जो हार्मोन है वो उसको उत्सर्जित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय से। देखिए हृदय से भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए हृदय जो है ना शरीर का सबसे व्यस्त अंग है, कभी भी विराम नहीं करता है। यानी ये आराम किया ना, हृदय अगर आराम किया तो मनुष्य आराम करने के लिए हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए हृदय कभी भी रुकता नहीं है। याद देखिए हृदय का जो वजन होता है 300 ग्राम के आसपास होता है। मनुष्य में हृदय 4 कोष्ठ के होता है। मनुष्य में हृदय कितने कोष्ठ के होता है, 4 कोष्ठ के होता है। उसके बाद देख लीजिए, जो मनुष्य का हृदय का कार्य होता है शरीर में रक्त को पहुंचाना है, शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पहुंचाना हृदय का काम है। ठीक है, देखिए शरीर से हृदय को रक्त ले जाने वाले जो रक्तवाहिनी होती है ना, पूरे शरीर से रक्त के हृदय को रक्त ले जाने वाले कौन सा, शीरा। शीरा में अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त मतलब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिली हुई है, और जब हृदय में जाता है तो फिल्ट्रेशन के बाद यानी ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। तो हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाले जो रक्त होता है ना, धमनी होता है। क्या होता है, धमनी। याद रखिए इसमें शुद्ध रक्त होता है। धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। याद रखिए शीरा क्या कहता है, पूरे शरीर से हृदय को रक्त ले जाता है, और धमनी क्या कहता है, हृदय से पूरे शरीर को रक्त को पहुंचाता है। लेकिन अशुद्ध रक्त जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, मतलब बोले ना अशुद्ध मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। ठीक है, उसका संबंध कौन करता है, फुफ्फुस धमनी। एकमात्र जो है फुफ्फुस धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। अब फुफ्फुस शीरा में शुद्ध रक्त पाया जाता है। आप देखिए यहाँ पे कि शीरा में अशुद्ध रक्त होता है और धमनी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन यहाँ पे धमनी है तो कौन सा धमनी में अशुद्ध रक्त होगा, फुफ्फुस से लग जाएगा ना तो वो अशुद्ध हो गया। फुफ्फुस तो अशुद्ध रक्त उसमें होगा, अब फुफ्फुस शीरा आ जाएगा तो उसमें शुद्ध रक्त हो जाएगा, अपोजिट। याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त हो गया और फुफ्फुस शीरा में शुद्ध रक्त हो गया। याद रखिए मनुष्य का जो हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। याद रखिए मनुष्य के हृदय जो सिकुड़ता है ना उसे सिस्टोल बोलते हैं, जो फैलता है उसे डायस्टोल बोलते हैं। नाड़ी का स्पंदन दर जो बराबर होता है हृदय के धड़कन के दर से। नाड़ी जो धड़कता है ना हृदय के धड़कन के बराबर ही धड़कता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन है, हृदय के धड़कन को नियंत्रित कौन करता है, तो हृदय के धड़कन को नियंत्रित थायरोक्सिन और एड्रेनालिन हार्मोन नियंत्रित करता है। जीवन रक्षक हार्मोन इसी कौन सा है, एड्रेनालिन हार्मोन है। कौन सा है, जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है, एड्रेनालिन हार्मोन है। हृदय घात का कारण क्या है, हृदय घात हार्ट अटैक जो आता है इसका कारण क्या है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाता है। हार्ट अटैक का कारण है शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा के ज्यादा होना। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक तत्व में पोटेशियम सबसे महत्वपूर्ण है। हृदय की धड़कन पर नियंत्रित करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, पोटेशियम आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हृदय स्पंदन को नियंत्रित कौन करता है, तो हृदय स्पंदन को नियंत्रित पेसमेकर के द्वारा किया जाता है। अगर आपसे पूछे पेसमेकर संबंधित है तो हृदय से संबंधित है। ठीक है, जराविक सेवन क्या है, जराविक सेवन एक कृत्रिम हृदय। क्या है, कृत्रिम हृदय। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का पहला प्रत्यारोपण किया गया था। याद रखिए भारतीय हृदय का पहला सफल प्रत्यारोपण डॉक्टर वेणु गोपाल के द्वारा किया गया था। हृदय का सफल प्रत्यारोपण, ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था, तो अगर पूछे तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, अगर भारत में पूछे तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल के द्वारा हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था।
उसके बाद देख लीजिए, जो हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है ना, ईसीजी के द्वारा लगाया जाता है। अगर हृदय संबंधी बीमारी का पता लगाना होगा तो ईसीजी कर क्या जाता है, ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। हृदय की ध्वनि सुनने के मतलब धड़कन सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्टेथोस्कोप के द्वारा किया जाता है। क्या है, स्टेथोस्कोप के द्वारा। हृदय जो है प्रति मिनट कितना रक्त पंप करता है, 5 से 6 लीटर रक्त पंप कर देता है। तो सोचिए 1 मिनट में 5 से 6 लीटर को पंप कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन किडनी से संबंधित क्वेश्चन जितना भी बनेगा वो देख लेते हैं। तो किडनी यानी कि वृक्क से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, मनुष्य एवं स्तनधारियों का मुख्य उत्सर्जी अंग जो है ना किडनी है। ठीक है, किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स बोलते हैं और भीतरी भाग को मेडुला बोलते हैं। किडनी का वजन होता है 140 या 150 ग्राम, कहीं कहीं लिखा रहता है, याद रखिए। बेक की क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन बोलते हैं। बेक या किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूत्र का जो निर्माण होता है ना बेक या किडनी के द्वारा ही होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 है। एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन जो पेशाब करता है कितना होता है, 1.5 लीटर करता है, 1.5 लीटर करता है। मानव मूत्र में जो उत्सर्जित होता है क्या होता है, विटामिन सी निकल जाता है। अगर उत्सर्जित करते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन निकलता है, विटामिन सी। मानव गुर्दे यानी बीक में बनने वाले पतली को होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या होता है, जो किडनी में पतली बनता है ना, उस पतली किससे बना होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट से बना होता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, मूत्र का रंग पीला होता है। मूत्र का रंग जो पीला होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। क्या होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। रक्त से यूरिया को अलग करता है कौन, वृक्क या किडनी करता है। रक्त से यूरिया को कौन अलग करता है, वृक्क या किडनी करता है। यूरिया का सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, मूत्र में यूरिया पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, यकृत। याद रखिए, यूरिया किस अंग में बनता है, जो यकृत में बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण, या कहीं का अमोनिया भी होता है। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया या अमोनिया के कारण। ठीक है, याद रखिए। अब देखिए मस्तिष्क से जो भी क्वेश्चन बनने वाला वो देख लेते हैं। मानव मस्तिष्क से तो याद रखिए, आपको डिवीजन के उद्देश्य से वीडियो बना रहे हैं। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिससे उसको भी लाभ मिले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क संबंधित जो क्वेश्चन है, मस्तिष्क जो बना होता है ना, वो तंत्रिका उत्तकों से बना होता है। मस्तिष्क किससे बना होता है, तंत्रिका उत्तक से बना होता है। मस्तिष्क वजन 1300 ग्राम से 1400 ग्राम के आसपास होता है। मस्तिष्क 3 भागों में होता है, एक अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क 3 भागों में होता है। अग्र मस्तिष्क ऐसे अगला, पिछला और पिछला। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। चलिए आगे इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित एवं सबसे बड़ा भाग जो होता है सेरिब्रम होता है, जिसे परम मस्तिष्क बोलते हैं। मानव मस्तिष्क सबसे बड़ा विकसित भाग जो होता है सेरिब्रम या परम मस्तिष्क होता है। सेरिब्रम उपभाग होता है, अग्र मस्तिष्क उपभाग है। मस्तिष्क की चेतना, देखिए याद रखिए, मस्तिष्क की जो चेतना है, तर्क है, स्मरण है, मेमोरी जिसे बोलते हैं, क्षमता तथा बुद्धि का नियंत्रित किसके द्वारा होता है, सेरिब्रम में किया जाता है। सेरिब्रम, ठीक है, मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण, क्षमता तथा बुद्धि के नियंत्रण किसके द्वारा होता है, सेरिब्रम के द्वारा होता है। ठीक है ना। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान किसके द्वारा करता है, सेरिब्रम के द्वारा करते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, थैलेमस और हाइपोथैलेमस किसमें मस्तिष्क होता है, मौजूद होता है किसमें, अग्र मस्तिष्क में। हाइपोथैलेमस शरीर के ताप नियंत्रण के लिए जाना जाता है। देखिए, दर्द हो, ठंडा गर्म की पसंद किसके द्वारा होता है, थैलेमस के द्वारा होता है। किसके द्वारा, थैलेमस के द्वारा होता है। दर्द या ठंडा गर्म की पसंद किसके द्वारा होता है, थैलेमस के द्वारा होता है। देखिए, शरीर का ताप हो, रक्तचाप हो, प्रजनन क्षमता हो, निद्रा हो को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दर्द हो, पेट गर्म यानी कि दर्द हो और ठंडा गर्म की पसंद थैलेमस के द्वारा होता है। शरीर के ताप नियंत्रण जो होगा, प्रजनन क्षमता, निद्रा जो नियंत्रण किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, दृष्टि ज्ञान और श्रवण शक्ति पर नियंत्रण किसके होता है, तो दृष्टि ज्ञान और श्रवण शक्ति जो सुनने को होता है ना, कार्पोरा के होता है। किसका होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के होता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के होता है। ठीक ना, दृष्टि ज्ञान और श्रवण शक्ति पर नियंत्रण किसका होता है, कार्पोरा का होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन अगला क्या है, कार्पोरा का क्वाड्रिजेमिया जो है ना, मध्य मस्तिष्क का एक भाग है। क्या होता है, मध्य मस्तिष्क का पिछला भाग होता है कार्पोरा। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है सेरिबेलम। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग क्या है, सेरिबेलम है, अनुमस्तिष्क जिसको बोलते हैं। सेरिबेलम तथा मेडुला ऑब्लांगेटा उपभाग होता है पश्च मस्तिष्क का। किसका होता है, पश्च मस्तिष्क का होता है। सेरिबेलम का मुख्य कार्य है शरीर के संतुलन को बनाए रखना। सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है, शरीर के संतुलन को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय स्पंदन गति तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है। यानी कि हृदय जो धड़कता है, श्वसन जो हम लेते हैं उसका नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा करते हैं। ठीक है, कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा करते हैं। मेडुलज्जू स्पाइनल कोड बना होता है। मेडुलज्जू और स्पाइनल कोड बनाता है, मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग होता है। ठीक है,
मेरुरज्जु और केशरी रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है, याद रखिए। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया के नियंत्रण किसके द्वारा होता है? प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा होता है? केशरी रज्जु के द्वारा होता है। मस्तिष्क में सूजन आ जाने कौन सी बीमारी होता है? मेनिंजाइटिस होते हैं। मस्तिष्क में अगर सूजन आ जाए तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो है मस्तिष्क संबंधी बीमारी, इस मस्तिष्क में क्या होता है? सूजन हो जाता है। अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? अल्जाइमर रोग भी मस्तिष्क से संबंधित है। देखिए, मस्तिष्क संबंधी बीमारी का जो पता लगाया जाता है ईईजी के द्वारा लगाया जाता है। मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाने के लिए ईईजी किया जाता है। ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रंथि से संबंधित क्वेश्चन देखिए। ग्रंथि से जो क्वेश्चन आ रहा है तो ग्रंथि देख लीजिए। मतलब बायोलॉजी के संपूर्ण टॉपिक जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है आपको बता दे रहे हैं। अगर ये वीडियो एकमात्र वीडियो देखे जाते हैं ना तो बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। चलिए, ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि किसे बोलते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि का भार होता है 0.5 ग्राम, ठीक है। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? पीयूष ग्रंथि है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि या इसी को पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि में थायराइड ग्रंथि आती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि में कौन आता है? थायराइड ग्रंथि आते हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, जो थायराइड होता है ना, थायराइड ग्रंथि जो गला में पाया जाता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? गला में पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ क्या स्रावित करते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन करते हैं। आयोडीन की कमी से भी ये थायराइड नाम की बीमारी होता है, जिसको घेंगा बोलते हैं, ठीक है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग बोलते हैं। जो थायराइड क्या होता है? बढ़ जाता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्सर्जित करने वाला हार्मोन है टीएसएच हार्मोन, ठीक है। टीएसएच हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से जो है निकलती है। थायरोक्सिन जो होता है आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल के बना होता है और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। क्या होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा और रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है? तो रक्त में शर्करा रक्तचाप मतलब बीपी को नियंत्रित करता है? एड्रेनलिन ग्रंथि। एड्रेनलिन ग्रंथि यानी अधिविक ग्रंथि इसी को बोलते हैं। आपातकालीन हार्मोन क्या है? एड्रेनलिन हार्मोन है। आपातकालीन हार्मोन क्या है? एड्रेनलिन हार्मोन। लड़ोग्रो हार्मोन किसे बोलते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन की बोलते हैं, ठीक ना। लड़ोग्रो हार्मोन क्या बोलते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन को बोलते हैं। जब हम डरे रहते हैं, परेशान रहते हैं या ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, इसमें भी ये एड्रेनलिन हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। गाय भैंसों के थानों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो गाय और भैंसों के दूध उतारने के ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ब्रोंकाइटिस एक रोग होता है। तो ब्रोंकाइटिस श्वसन संबंधित एक रोग होता है। लेक्रीमन ग्रंथि स्रावित करता है आंसू। आंसू जो निकलता है ना, किस ग्रंथि से निकलता है आंसू? तो आंसू लेक्रीमन ग्रंथि से आंसू निकलता है। किस ग्रंथि से? लेक्रीमन ग्रंथि से निकलता है। उसके बाद जनन संबंधित जो भी सवाल बनेगा जनन अंग से, उससे क्वेश्चन देख लीजिए। नरों में जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वो क्या होता है? विषण होता है। क्या होता है? विषण होता है। प्राथमिक अंग के अंदर विषण होता है। एस्ट्रोजन स्थित होता है विषण के द्वारा। क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन विषण के द्वारा निकलता है। स्त्रियों में जनन अंग होता है अंडाशय। स्त्रियों में जनन अंग होता है अंडाशय। और स्त्रियों में जो हार्मोन्स होता है, स्त्रीलिंग हार्मोन जो बोलते हैं, एस्ट्रोजन है। क्या है? एस्ट्रोटोन है। एस्ट्रोटोन है, ठीक है। पुरुष हार्मोन के एंड्रोस्टेरोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोस्टेरोन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, पुरुषों में जो विकास हार्मोन होता है ना, पुरुषों में जो प्रारंभिक विकास होता है, दाढ़ी मूछ आते हैं, ठीक है, किसके कारण? टेस्टोस्टेरोन के कारण आता है। स्त्रियों में जो विकास हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन है। क्या? एस्ट्रोजन हार्मोन है। एस्ट्रोजन उत्पादित होता है पुटिका द्वारा। किसके द्वारा? पुटिका द्वारा। गर्भ धारण के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अगर किसी को गर्भ रखना है उसमें किस हार्मोन की आवश्यकता होगी? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की आवश्यकता होगी, ठीक है। देखिए, पुरुषों को नसबंदी को क्या बोलते हैं? वेक्सोटॉमी। पुरुषों को जो नसबंदी किया जाता है उसको बोलते हैं वेक्सोटॉमी। महिलाओं में जो नसबंदी होता है उसे ट्यूबोकोटॉमी कहते हैं। पुरुषों में जो नसबंदी होता है उसे वेक्सोटॉमी और महिलाओं में जो नसबंदी होती है ट्यूबोकोटॉमी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये सबसे अभी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं। देखिए, विटामिन से क्वेश्चन बहुत आया है तो विटामिन देखेंगे। चलिए, विटामिन संबंधित जो क्वेश्चन बने उसको देख लेते हैं। देखिए, विटामिन जो है ना, एक कार्बनिक यौगिक होता है, जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। अब विटामिन की खोज है फंग के द्वारा किया जाता है। विटामिन देखिए, जल में घुलनशील जो विटामिन है BC है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? BC। और वसा में यानी कि फैट में जो घुलनशील विटामिन है ADE। जल में घुलनशील जो है ना BC जल में घुल जाता है। और वसा में घुलने वाला कौन सा विटामिन है? ADE। आपसे पूछ सकते हैं जल में घुलनशील हार्मोन कौन सा है, यानी विटामिन कौन सा है? BC। और वसा में घुलनशील ADE। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विटामिन AB की खोज मैकुलन के द्वारा किया गया। AB की खोज मैकुलन के द्वारा किया गया और C की खोज हॉलकट। AB की खोज क्या? मैकुलन। और C की खोज क्या? हॉलकट। C की खोज क्या है? हॉलकट। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी है ना, अगला कोई विटामिन डी की खोज हॉपकिंस किया है। विटामिन डी का खोज हॉपकिंस किया है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए को रेटिनॉल, और विटामिन ए की कमी से रतौनी होते हैं। क्या होता है? रतौनी। विटामिन ए के सर्वोच्च स्रोत में बोला जाए विटामिन ए दूध, अंडा और पनीर से मिलता है। ठीक है। सबसे अच्छा स्रोत बोले विटामिन ए का तो गाजर होता है। क्या होता है? विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर होता है। ठीक है। विटामिन ए का संचित क्या होता है? यकृत होता है। विटामिन ए किस में संचित होता है? यकृत में संचित होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन बी को क्या बोलते हैं? थायमिन। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। विटामिन से भी क्वेश्चन आता है, देख लीजिए। उसके बाद विटामिन बी टू को बोलते हैं राइबोफ्लोविन। विटामिन बी टू को बोलते हैं राइबोफ्लोविन। विटामिन बी सी को नियासिन बोलते हैं। और विटामिन बी थ्री के कारण क्या होता है? प्लगरा रोग होता है। क्या होता है? प्लगरा रोग। विटामिन बी सिक्स के पायरोडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन सी को पायरोडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन बी सेवन को बायोटिन बोलते हैं, या विटामिन एच भी बोलते हैं। ठीक है। विटामिन एच भी बोलते हैं। विटामिन बी सेवन की कमी से लकवा बीमारी होता है, या पैरालिसिस बोलते हैं। विटामिन 11 को फॉलिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन 11 क्या बोलते हैं? फॉलिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉलिक अम्ल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विटामिन से जो भी सवाल बनने वाला देख लीजिए। विटामिन B12 रासायनिक नाम है। विटामिन B12 का रासायनिक साइनोकोबालमिन। क्या होता है? विटामिन B12 का रासायनिक साइनोकोबालमिन। अब कोबाल किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी जो होता है नींबू, संतरा, नारंगी में पाया जाता है। सबसे ज्यादा बोले विटामिन सी तो आंवला में, किसमें? आंवला में पाया जाता है। ठीक है। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन सी। घाव भरने में सबसे ज्यादा सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। विटामिन डी का कैल्सीफ्लोर बोलते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है, और विटामिन डी को गरीबों का हार्मोन से भी बोलते हैं, गरीबों का विटामिन से भी बोलते हैं। ठीक है। विटामिन डी को कैल्सीफ्लोर कहा जाता है। विटामिन ई को टेकोफ्लोर कहा जाता है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होते हैं, या बाजपन जिसको बोलते हैं। विटामिन के फिलोक्विनोन बोलते हैं। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? विटामिन के को क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन बोलते हैं। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन सा होता है? मतलब रुधिर को थक्का बनाने में कौन सा? विटामिन के होता है। रक्त को थक्का बनाने में कौन सा? के। स्कंदन बोले या थक्का बनाने वही विटामिन के है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।